Namaste everyone. Let's continue part 3 of Gauri chapter. हमने लास्ट पार्ट 2 में देखा था कि राधा कृष्ण और उनकी पत्नी कुंती उन्होंने अपनी बेटी गौरी इसका विवाह तय कर लिया था। उसकी शादी तय कर ली थी। किससे? नायब तहसीलदार, उनका नाम नहीं दिया गया है। नायब तहसीलदार मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर से तय कर ली थी। दोनों पति पत्नी, कौन? राधा कृष्ण और कुंती। वे दोनों बहुत खुश थे, मतलब गौरी के माता पिता बहुत खुश थे। और हम देखते हैं कि अब गौरी क्या सोच रही थी। तो जब उनकी माँ ये सोचती है कि अम, उसको याद आता है कि सीताराम जी, उनके बच्चे, उनकी बारे में कुंती को याद आता है और वो सोचती है कि दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है? और ये सोच के वे अपने आप को ये समझने की कोशिश करती है कि मुझे बच्चों की और नहीं, सीताराम जी के बच्चों की और नहीं, गौरी का जो विवाह हुआ है उसी से वो खुश हो जाती है। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में, उसके मन में कैसी हलचल मची रहती है। रह रह कर उसे बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती है। और साथ ही याद आ जाते हैं विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। सीताराम जी कैसे थे? विनयी, बहुत डाउन टू अर्थ, नम्र, पोलाइट और सादगी, बहुत सिंपल थे। तो उसे कौन याद आता है? गौरी को सीताराम जी की सादगी, नम्रता और उनके भोले भाले मीठी मीठी बातें करने वाले बच्चे। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। श्रद्धा से माथा झुकना यहाँ मतलब है कि गौरी को सीताराम जी की जो देशभक्ति है, जो सिंप्लिसिटी है, जो सीधापन है, उसके आगे आदर सत्कार से, श्रद्धा मतलब आदर सत्कार से, उनके सम्मान, उन्हें उसे फील होता था और उनके सम्मान में उसका बार बार सर झुक जाता था। याद रहे ये स्टोरी आजादी के टाइम की है, तो हर जगह स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। गौरी के मन में देशभक्त लोगों के लिए बहुत आदर था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। उत्सर्ग कर दिया है मतलब उन्होंने भी तो अपने जीवन का एक तरह से बलिदान ही कर रहे हैं। वो वीर बन रहे हैं देश के लिए। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदारी न मिल जाती? ऐसा गौरी क्यों सोच रही है? उसे लग रहा है कि सीताराम जी ने बीए पास करने के बाद अगर वो चाहते तो उन्हें भी तहसीलदार की नौकरी मिल सकती थी। परंतु वो इतने देशभक्त, त्यागी और वीर है कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सोचा, ना कि अंग्रेजों की गुलामी करने का सोचा। अंग्रेजी को गुलामी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब था। और ये कौन कर रहा था? अभी उसका उसकी शादी जिसके साथ तय हुई है, नाम नहीं है उनका, नाम खाली नायब तहसीलदार ही लिखा है। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी ने सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर, नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर, इंगित मात्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा इशारे से ही वे निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेंकने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। तो वो सोच रही है कि अभी जो मेरा जिसके साथ शादी फिक्स हुआ है, वो कैसे? वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसे एक गुलाम जैसे हैं, उनका जॉब करते हैं। अगर जरा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इशारा भी किया तो वे अपने ही देशवासियों के, उनका मतलब उनका रक्त बहाने से भी नहीं चुकेंगे। मतलब उनका कुछ भी कर सकते हैं, उनको इतना कोई देश प्रेम है नहीं। आगे पढ़ते हैं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और वे दुम हिलाते हुए निंदय निंदय कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होते। इसका मतलब कि उसे लगता है कि जो नायब तहसीलदार है, जो अभी जिससे उसके पेरेंट्स ने उस गौरी की शादी फिक्स की है, वो ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऐसे नायब तहसीलदार है,
अगर उनके सामने कोई चांदी के टुकड़े कुछ पैसा फेंके तो भी वे दुम हिलाते हुए, निंदे से निंदे कर्म मतलब बुरे से बुरा काम करने में भी किंचित, किंचित का मतलब थोड़ी भी उनको शर्म लज्जित नहीं होंगे। मतलब उनका मन, हम बोलते हैं ना स्वाभिमान, वैल्यूज, वो नहीं है। घृणा से गौरी का जी भर जाता। उन्हें घृणा मतलब वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें उन्हें वो सब नहीं चाहिए थे, ऐसे लोग नहीं चाहिए थे जो सिर्फ पैसों को देखे, जिनमें देश प्रेम बिल्कुल नहीं था। किंतु उनके उन मनोभावों को जानने वाला वहां यहाँ कोई न था। मनोभाव, उनके मन में जो भी भाव थे, जो भी फीलिंग्स थी, उसको पहचानने वाला यहाँ कोई नहीं था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। अव्यक्त, व्यक्त मतलब किसी को बताना, अव्यक्त पीड़ा किसी को बता न सके ऐसी, विकल मतलब बहुत ज्यादा दुखदायक पीड़ा, उसे हो रहा था क्योंकि वो अपनी मन की बात कहना चाहती थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी ना करेगी। किंतु लज्जा उसे कुछ भी ना कहने देती। लज्जा, झिझक, अ, शर्म, लिहाज, इन सब के चक्कर में वह अपने माता पिता से ये बात चाहकर भी नहीं कह पा रही थी। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। ज्यो ज्यो विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आती, तिथि मतलब डेट, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। एक्सप्लेन, अगर इसको आता है गद्यांश की इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब इस लाइन को। तो इसके बारे में, ज्यो ज्यो विवाह की तिथि नजदीक आती, मतलब आपको पूरा लिखना है कि उसको, उसका जो अभी जिसके साथ उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है नायब तहसीलदार, वो क्यों नहीं पसंद है। वो सीताराम जी के बारे में क्या सोचती है, और अपने मन की बात वो नहीं कह सकती, इसलिए जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आती थी उसकी चिंता बढ़ जाती थी। ये उसका आंसर होगा। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया। तार मतलब टेलीग्राम। शादी के 15 दिन के पहले उनके वहां एक टेलीग्राम आया। नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। तो जो दूल्हा बनने वाला था, तहसीलदार साहब, उनके फादर, उनके पिता का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। एक साल के लिए विवाह आगे हो गया। 15 दिन पहले शादी थी, अभी एक साल तक नहीं हो सकता। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। चिंता का पहाड़ हट जाना, कोई बड़ी मुसीबत टल जाना, रिलीफ, उसको रिलीफ फील हुआ कि चलो एक साल के लिए तो मैं बच गई। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। सत्याग्रह हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। अ, स्वदेशी अपनाओ, बॉयकॉट, बाहर की चीजें हम नहीं यूज करो, गांधी जी के जमाने का वो सब जो चल रहा था, वह बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया था। गिरफ्तारी का तांता मतलब लोग अपनी गिरफ्तारी, हमें जेल भरो आंदोलन, हमने पढ़ा है ये सब। तो अभी लोग सारे जेल में जाने के लिए तैयार था। मतलब अभी बहुत पीक पे था ये सब। अभी आजादी उसके बाद, मतलब उसके पहले के 20-30 साल पहले का जो स्ट्रगल पीरियड है, तो अब ये सब कुछ बहुत पीक पे था। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, लाठी चार्ज होती। कहीं धारा 144, 144, धारा 144, जो मतलब लोग जब इकट्ठा होते थे तो उस पे बैन हो गया था। प्रोटेस्ट जो भी करते थे उसको बैन हो गया था। जो प्रोटेस्ट करते थे उनको लेके जाके जेल में डालते थे, लाठी चार्ज होता था। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। दमन की चक्की मतलब सब कुछ खत्म करने का जो उन सरकार चाह रही थी, जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, वो बहुत जोरों शोर से चल रहा था। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। तो सारे भारत में या उस समय देश में सब जगह एक चिंता का माहौल बना था। पता नहीं कौन किसको कब जेल में डाल दे। तो गौरी को अब किसकी चिंता हो रही थी? सीताराम जी के बच्चों की। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे चिंता थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाए और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा।
तो इसे बार बार गौरी को बच्चे याद आ रहे थे कि वो तो जेल में चले जाएंगे, दो छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन देखेगा अभी। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी। क्यों पढ़ती थी रोज का अखबार ध्यान से? इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए। सीताराम जी क्यों गिरफ्तार हो गए थे? राजद्रोह के अपराध में। उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ। सपरिश्रम मतलब विथ वर्क ऐसा रहता था उस टाइम पे, काम करना पड़ता था, तो 1 साल का उनको जेल हो गया था। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध से खड़ी रही। स्तब्ध, जैसे कोई शौक लगा और एक ही जगह पे खड़ा रहना। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। इसका मतलब वो अब कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है? कुछ देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। कर्तव्य, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, व्हाट इज योर कर्म, वो उसने निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ तो कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेट कर दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। तो उसने अपनी माँ को आके एक बार में बता दिया कि मैं कानपुर जाऊंगी। हमने जब गौरी का चरित्र चित्रण लिखा था, कैरेक्टर स्केच, तब हम ये मतलब जब समझाया था तब हमने ये भी है कि वो बहुत दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो निश्चय करती थी वो पूरा करती थी। उच्च आदर्श थे, ममता लुटाने वाली, प्यार लुटाने वाली, बहुत सिंपल सी, सहृदय, देश प्रेमी की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो सीधी सादी थी, परंतु अपने निर्णय स्वयं लेती थी। और हम ये भी लिख सकते हैं कि उसने तहसीलदार से शादी न करके सीताराम जी के बच्चों की देखभाल करने को चुना। उसे ही उसने अपना फर्ज समझा। तो न्याग, त्याग, कर्तव्य निष्ठा, निस्वार्थ प्रेम का संदेश देती थी। और हम गौरी के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि वह ऐसी भारतीय नारी थी जो कोमल है और दृढ़ निश्चय भी रखती है। कोमल है, सॉफ्ट है, और दृढ़ निश्चय, विल पावर उसका बहुत स्ट्रांग है, उसका अनुपम मिश्रण है। तो जस्ट राइट डाउन द कीवर्ड्स, आपको आंसर लिखने में बहुत इजी हो जाता है फिर। ओके, तो वहां पे वो बोलती है, कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। किसने किसको पूछा? कुंती ने अपनी बेटी गौरी से पूछा। वहां बच्चे हैं। माँ उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी? माँ डर गई। अरे ये क्या बोल रही है? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो गौरी ने अपना फैसला सुना दिया कि सीता सीताराम जी को 1 साल की कारावास हो गई, जेल हो गई, और मुझे तो बस जाना ही पड़ेगा, मैं जाऊंगी। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भाली परिचित थी। भली भाली परिचित थी, अच्छे से जानती थी वो। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट जिद पकड़ती है, एक बार जो डिसाइड करती है, वो उसे कभी छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। मतलब सहसा मतलब अचानक से गौरी ने एक डिसीजन ले लिया तो वो उसका अपोज नहीं कर पाई, विरोध नहीं कर पाई। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। उसके पिता तो बाहर है, उनको तो आने दे। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्ट्रांगली कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट ना होगा, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। तो वो माँ को बोल रही है कि मुझे कोई भी रास्ते में तकलीफ नहीं होगी। वो दिलासा भी दिला रही है माँ को कि प्लीज डोंट वरी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, पर मैं बाबूजी के आने तक भी नहीं रुकूंगी। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। गौरी किसके साथ कहाँ चली गई? एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। कानपुर कौन रहता था? कानपुर में सीताराम जी का घर था। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। वो चली गई, और ये नेक्स्ट जो लाइन है इसके बीच में 1 साल खत्म हो गया है। ओके, तो एट द एंड डायरेक्ट आफ्टर 1 ईयर चालू हुआ अभी। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। वो तो जेल चले गए, उन्हें पता ही नहीं बच्चों का हाल पीछे से क्या है। उन्हें कायदे के अनुसार लगता हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था।
कायदे के अनुसार लगातार, कायदे मतलब नियम के हिसाब से उन्हें हर महीने बच्चे कुशल समाचार, बच्चे अच्छे हैं ऐसा उनको समाचार मिल जाता था। पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी, जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे। पार्ट 2 में हमने देखा है कहारिन पहले के जमाने में पानी भरने का काम जो करते थे, तो उनके घर की लेडीज को या जो पानी भरती थी खुद, उसे कहारिन कहा जाता है। तो वे उन उसके भरोसे बच्चे छोड़ आए थे। उसके भी 3-4 बच्चे थे, जो कहारिन थी उसके भी खुद के भी 3-4 बच्चे, और 2 बच्चे सीताराम जी की। इसलिए उनको चिंता हो रही थी कि पता नहीं कहारिन मेरे बच्चों को कैसे पाल पोसेगी, वह बच्चों को कैसे रखेगी। वो सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी, क्या करते, उनके पास और कोई तो था नहीं। बुआ थी एक, वो तो मर गई थी, ये भी हमने पार्ट 2 में देखा था। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। कितने बजे जेल से रिहा हुए? सुबह 6 बजे। एक तांगे पर, तांगा, हॉर्स कार्ट, एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह उन्होंने क्या खरीदा, रास्ते पे उन्होंने गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी, वे बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं, उन्हें लग रहा था कि मेरे बच्चे किस हाल में मिलेंगे, क्या हो रहा होगा 1 साल में मेरे घर पे, न जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे। चोरों की तरह मतलब चुपचाप बिना आवाज किए घर में घुसे। परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। ठगे से चौंक गए, एक ही जगह खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनके घर पे कौन है। हमारी इस कहानी की नायिका गौरी 1 साल से सीताराम जी के घर पे है, और उनके बच्चों की उनको बच्चों को संभाल रही है। और ये देख के सीताराम जी चौंक गए और उन्होंने कहा, आप। गौरी ने झुककर उनकी पद धूली माथे से लगा ली। झुककर पद धूली उनके पैरों की धूल। यहाँ इसका मतलब है कि उन्होंने, गौरी ने बहुत ही आदर सत्कार से मतलब उनके सम्मान में उनके पैर छुए। तो यहाँ कहानी हमारी खत्म होती है। इन्होंने, गौरी ने एक्चुअल में पैर क्यों छुए? इसके पीछे बहुत सारी भावनाएं, देशभक्ति की। उस समय जो देश के लिए जेल जाते थे, उनको भी बहुत ही ज्यादा इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हम देखते हैं, हमारे जो भी देश भक्त हैं और स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स है, स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें हम बहुत इज्जत से देखते हैं। उन्होंने उस समय अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा, और ये नहीं सोचा कि बच्चे किसके भरोसे रहेंगे, और सारी जिंदगी उन्होंने देश के लिए लगा ली। तो उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे, वो जो सोचते थे कि हम भले देश देश के लिए डायरेक्टली नहीं सही, इनडायरेक्टली सही, घर बैठ के ही सही, पर देश सेवा में क्या कर सकते, तो जो देश की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, हम अगर उनकी सेवा करें तो कहीं ना कहीं हम भी इस देश के आजादी स्वतंत्रता सेनानी का जो ये आंदोलन है, उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक थोड़ा सा हम शीर्षक की सार्थकता देख लेते हैं। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। हमारी इस कहानी की प्रमुख चरित्र, हमारी नायिका है, वो गौरी है। सारी कहानी उसी के आसपास घूमती है। किस तरह से उसने नायब तहसीलदार की पत्नी न बनकर, पैसे वाला तहसीलदार, विलासी तहसीलदार, यू शुड राइट, विलासी तहसीलदार की पत्नी न बनकर वह सीताराम जी जैसे इस देश प्रेमी के बच्चों की माँ बनना अधिक पसंद करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि गौरी का चरित्र महान चरित्र है, जिसमें उसने ममता और अपना साहस का एक अनोखा मिश्रण है उसके चरित्र में। और वह हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित भी करती है। तो इस कहानी का शीर्षक की सार्थकता यही है कि यही उस कहानी का सबसे अच्छा शीर्षक हो सकता था। तो देश प्रेम को जागृत करने वाली अ, स्वतंत्रता आजादी आंदोलन के समय की ये कहानी है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आई होप आपको ये सब कहानी पसंद आई होगी। कीप लर्निंग। बाय बाय।